Hello students, how are you? Welcome to the new lecture। और हमारा आज का जो लेक्चर है बेटा वो गॉस थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम क्या होती है उसका प्रूफ किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। इस लेक्चर में बेटा हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सभी एक जैसी ही हैं पुत्र, ऐसा नहीं है। उनमें हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो एक जैसा सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे, उसी को फॉलो करना है। हर एप्लीकेशन के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उनसे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो काम अच्छे से कर सकते हैं हम, इसमें कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं है बेटा। तो हम बेटा ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आज अपनी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जो होती हैं 2 या 3 जैसे भी होती हैं उनको पूरा करते हैं बेटा। गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया गॉस थ्योरम क्या होती है। फाई ई फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस एस, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। दिस इज द गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल वैलिड फॉर, ओनली एप्लीकेबल लिख देता हूं, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। बेटा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर वो क्लोज सरफेस दे रखी हैं तो ठीक है, और जैसे हम एप्लीकेशन में अज्यूम करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानेंगे, इमेजिनरी सरफेस मानेंगे, अज्यूम करेंगे, उसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। और गॉसियन सरफेस जो होती है उसको मानते वक्त हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है बेटा, प्लीज़ ध्यान रखना। एक तो गॉसियन सरफेस जो होती है क्लोज्ड वन होगी, जो चार्ज हम ले रहे हैं उसको क्लोज किए होगी। नंबर 2, वो गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम की है उस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। चार्ज के एक पॉइंट जैसे कोई स्फीयर है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज मानेंगे तो स्फीयर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कोई रोड है, रोड के चारों तरफ एक सिलेंडर मानेंगे तो वो सिलेंडर क्या होता है, उसके सिमेट्रिकल होता है अगर रोड को एक्सिस पे रखा जाए तो। इस तरीके से हमने सिमेट्रिकल माननी है चार्ज के अबाउट, और इसके हर पॉइंट पे कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट ही रहे। ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी जरूरी होती है। हर पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो दी बेस्ट है, सबसे जरूरी चीज है। तो बेटा गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है, हमें खुद माननी होती है। इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाए ऐसा हम कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और हर सरफेस में हम एक गॉसियन सरफेस जरूर मानेंगे ताकि जिसकी वजह से फिर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। ठीक है बेटा। तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मिल सकती है, वो ध्यान रखना, आपने पढ़ लेना उसको। गॉसियन सरफेस क्या क्या होती है? वो इमेजिनरी सरफेस जो हम अपनी तरफ से मानते हैं चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, और जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। यह आपके कंसेप्चुअल में दे रखी होगी, वो आपने ध्यान रखना है इसमें। ठीक है बेटा। तो शुरू करता हूँ बेटा मैं। सबसे पहली एप्लीकेशन इसमें जो है वो कोशिश करेंगे हम 3 एप्लीकेशन करें, नहीं तो 2 तो जरूर करें। इसको आप एप्लीकेशन मान लो या इस आर्टिकल को वैसे क्वेश्चन मान लो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसको आराम से आप मान सकते हो। सबसे पहला पार्ट, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम का यूज करते हुए कूलम्स लॉ को डिड्यूस करो, निकाल लो। इसकी एप्लीकेशन में मान लो या वैसे आर्टिकल दे रखा है वहां भी मान सकते हो, काम इसमें वैसा ही करना है। क्या करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले उस चीज को समझो। हमने मान लिया एक चार्ज को ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज को, ये चार्ज है इस ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, हम ऐसा मान लेते हैं ये ओ पॉइंट और ये चार्ज क्यू है, ठीक है। इसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर, कोई भी आर डिस्टेंस है, हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे आर डिस्टेंस पे, ई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इसकी आएगा, बाहर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इस ई को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है, ई को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मान लो। तो पुत्र हमने क्या करना पड़ेगा इसके लिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि ई की वैल्यू इस पी पॉइंट पे आ गई, मान लो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ कोई चार्ज रखा तो क्यू नोट, तो सीधी फोर्स आ जाएगी। अगर वो कूलम्स लॉ के बराबर है तो हमारा काम हो गया भाई। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ डिडक्शन करने के लिए एक चार्ज क्यू मानेंगे जिसको ओ पॉइंट पे रखा गया, आर दूरी एक पॉइंट पी मानेंगे, वहां पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करते हुए अब की बार ये चीज ध्यान रखना आपने। तो एक काम करते हैं, जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानेंगे। अकेले पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो होती है, जो इसको घेर के रखे, एनक्लोज भी करे, इसके अबाउट सिमेट्रिकल भी हो, तो सबसे बेस्ट होता है स्फीयर। और जो पॉइंट तुम कंसीडर में ले रहे हो ना, उस पॉइंट से पास होती हुई भी होनी चाहिए भाई, वो उससे पास होती हुई होनी चाहिए ये, ठीक है। मान लो एक स्फीयर ले लिया, ये इस पी पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है और ये गॉसियन सरफेस का काम करेगी, गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा, ये गॉसियन सरफेस का काम करेगी मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर अब हम इसकी वजह से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसका सिंपल सा काम लेके चलेंगे। एक छोटा यहां हम एक एरिया मान लेंगे इस पी पॉइंट के अराउंड, जिसका नाम है ds, और स्फीयर जो होगा वो अपने रेडियस के अबाउट उसका परपेंडिकुलर जो होगा ना, इसका वेक्टर ds यूनिट वेक्टर मान लो या n यूनिट वेक्टर, और ई बी सी साइड में और ds वेक्टर भी सी साइड में। ds वेक्टर भी परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा, सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है, जो माना उसके परपेंडिकुलर एरिया आउटवर्ड बाहर की तरफ एरिया मानते हैं अगर वेक्टर मानेंगे तो, ठीक है। एरियल वेक्टर हमेशा की डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, रेडियली आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, तो इसके स्फीयर के रेडियली आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर तो वो होता है, मतलब ई और ds के बीच में एंगल 0, ठीक है। और ई, इससे क्यू से ये आर डिस्टेंस पे है तो ई की वैल्यू सेम रहेगी, यहां भी आर डिस्टेंस पे होगा तो सेम रहेगी। तो गॉसियन सरफेस की सारी विशेषताएं होगी, स्फेरिकल भी होगी, मतलब सिमेट्रिकल भी होगी, आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू भी हर जगह ठीक होगी, एनक्लोज करके भी रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी हर पॉइंट पे, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर भी बनेगा। तो ये परफेक्ट गॉसियन सरफेस है। अप्लाई कैसे करते हैं गॉस थ्योरम को, अब सुनो। सबसे पहले तो फाई ये निकालेंगे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड ये होता है ई डॉट ds होता है फाई निकालने के लिए, ठीक है। तो फाई ई और ds में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 एंगल हो गया। क्लोज सरफेस के लिए s ई ds cos 0, cos 0 1 होता है। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यहां आपको आराम से करने लग रहा हूं। ये 1 हो गया, ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब यहां ये रह गया ds। क्लोज सरफेस का मतलब होता है सारा सरफेस। स्फीयर माना हुआ आपने, तो स्फीयर माना हुआ है तो इसका स्फीयर का टोटल एरिया होगा ये सारा का सारा, और ये आ जाएगा e इंटू 4πr²। ये फाई ई निकाल लिया हमने बाय यूजिंग बेसिक मेथड। हर एप्लीकेशन में यही करना है, इसको लेके चलेंगे और ऐसे फाई ई निकाल लेंगे। ऑल्सो यूजिंग गॉस थ्योरम या अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को लगा दो भाई, गॉस थ्योरम को लगा दो। फाई ई जो होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है 1/ε0, और घेरा गया चार्ज। इसने जो चार्ज घेर रखा हो सिर्फ क्यों घेर रखा है तो क्यों चार्ज हो गया, मतलब क्यों/ε0। ये गॉस थ्योरम होगी भाई,
दोनों फाई ई है, इक्वेटिंग, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट कर दो, हमें मिलेगा जो वी गेट फाई ई इज इक्वल टू, दोनों को बराबर रखो तो ये वैल्यू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बस बेटा इतना ध्यान रखना है, जब गॉस थ्योरम प्रूव की थी तो इस ई की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमें पहले पता होता के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें पुट नहीं करनी, ऐसे कैसे रखनी है। और दूसरा गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, इसके बराबर मान लेंगे, इसको इसके बराबर मान लेंगे और यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ई आ गया भाई, इस पी पॉइंट के ऊपर ई आ गया। नाउ क्यू नोट इज क्यू नोट टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पी पे क्यू नोट चार्ज को रख देते हैं, मान लो इस पे हमने क्यू नोट चार्ज को रख दिया यहाँ। तो आपको पता जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता और वहाँ होता फोर्स क्या है, फोर्स इज गिवन बाई, फोर्स किससे दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स बटे क्यू नोट चार्ज। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ गया, क्यू नोट ई। याद करो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो वहाँ रखें, किसी भी चार्ज को रखेंगे तो सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस पर लगने वाले फोर्स का पता लग जाएगा आपको, बताया हुआ आपको ये चीज़। ठीक है, तो E इज इक्वल या F इज इक्वल टू, F किसके राजा क्यू नोट, और E की वैल्यू ये रही, ये E की वैल्यू ले लो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नोट। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये कूलम्स लॉ हो गया, विच इज कूलम्स लॉ। ठीक है, आगे लाइन लिख देना, विच इज कूलम्स लॉ, सो इट इज वेरीफाइड या प्रूव्ड। गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। समझ में आया है, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस माननी, दूसरा स्टेप इसको बेसिक को सोल्व करेंगे, तीसरा गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे सरफेस के लिए, घेरा गया चार्ज बटे एप्सिलॉन नोट कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को बराबर रख देंगे, ई की वैल्यू निकाल देंगे, और ई की वैल्यू इस पॉइंट पे ई की वैल्यू आ गई, यहाँ जो भी चार्ज रखे उस पर फोर्स सीधी आ जाएगी, चार्ज इनटू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रखते हैं, कूलम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। फिर देखना चाहते हो, फिर समझना चाहते हो, तो बेटा आपके पास फिर ऑप्शन है, जस्ट बैक जाओ, शुरू से करो, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बड़ा आराम से मैंने आपको ये एक पार्ट कराया है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा इसके। ठीक है, एप्लीकेशन लेते हैं, उस पे आते हैं। दूसरा जो पार्ट है बेटा आपकी एप्लीकेशन में फर्स्ट दे रखा है, उनको पूछते रहते हैं, बड़े अच्छे से आपने ध्यान रखना है इस चीज को। क्या होता है देखो बेटा, अभी मैं आपको बताता हूं अगला पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली एप्लीकेशन नंबर 2 में हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट due to a long infinite long charged वायर या सिलेंडर, और सिलेंडर या कंडक्टर भी कह सकते हैं, और कंडक्टर एक ही बात है। ऐसे आपको मिले तो सब में एक जैसा ही पार्ट करना है। बहुत लंबा कंडक्टर है, सिलेंडर है, तो वायर ही बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है, इसमें हिस्से में पार्ट आपने काम कैसे करना है।
सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, आपकी बुक में दे रखा होगा कि एक हमारे पास वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है ये इनफाइनाइट लॉन्ग मान लिया भैया, इधर भी जा रहा है ये उधर भी जा रहा है। ऐसे पे इसके ऊपर कुल कितना चार्ज होगा ये हमें नहीं दे रखा होगा। ऐसे में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा जो चार्ज है, उस पर चार्ज टोटल नहीं दे रखा होगा, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी। और मान लो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। डेंसिटी इज लैम्डा, इज लैम्डा। ठीक है, हर पॉइंट पे एक हर लेंथ के साथ, क्योंकि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है ना, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है, ये होता है। यूनिफॉर्म के लिए ये, और नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है डी क्यू बाई डी एल। थोड़े के लिए कांस्टेंट मान के हम ये डिफाइन कर देते हैं, ये दे रखिए। अब इसकी वजह से या तो पॉइंट यहां होगा या पॉइंट यहां होगा। मान लो इससे आर दूरी पे ये पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो बेटा पी पॉइंट से पास होती होनी चाहिए। एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और मैंने आपको बताया कि लीनियर चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती है। क्या होती है बेटा? सिलेंड्रिकल सरफेस होती है। तो ये सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर ले लो जिसकी रेडियस आर हो और जिसकी एक्सिस के ऊपर जितनी ऊपर है आर रेडियस का, ये आर है तो ये भी आर ही रखना। ठीक है, बहुत ऐसे कह सकते हैं हम, कोई भी आपकी मर्जी है, ऐसे मान सकते हो। ठीक है बेटा, ये मान लिया हमने सिलेंडर। अब ध्यान से देखोगे तो इस पे जब चार्ज दे रखा था हमने, वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, ये क्योंकि वायर के ऊपर चार्ज फैला रखा हमने, आपको बताया था चार्ज रही तो थिन, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ऊपर नीचे चारों तरफ वायर के ऊपर चार्ज होगा, आपको पता है चारों तरफ से इसके। मान लो पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दे रखा है। ठीक है पुत्र, मान लो पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दे रखा है। तो अब एक चार्ज, जैसे अब मैं आपको समझाने के लिए अभी यूज कर रहा हूं मैं इस चीज को, आपने ध्यान देना है बेटा इस चीज पे। मैं आपको बताता हूं, ये मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसको चार्ज दे देती, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ऐसे जाएगा हर डायरेक्शन में। ट्यूब लाइट जो होती है ना, वो मान लो एक चार्ज है, और जो लाइट फैल रही है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगे ना परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में। और उनको घेरने के लिए जो क्या होगा, उनको घेरेंगे तो एक सिलेंडर से घेरेंगे, इसलिए सिलेंडर एक स्फेरिकल सरफेस मान ली जो कि गॉसियन सरफेस का काम कर रही है, सॉरी सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली जो कि गॉसियन सरफेस का काम कर रही है। और इसकी लेंथ आप अपनी तरफ से मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो एल लेंथ मान ली हमने इसकी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर का जो चार्ज है वो इसके काम आएगा। इसके अंदर अंदर जो ये चार्ज हमने घेर रखा है, इसके अंदर अंदर का चार्ज काम आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के जब गॉस अप्लाई करते हैं तो वो चार्ज सिर्फ काम का होता है जो अंदर अंदर होता है, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये बाहर का चार्ज हमारे काम का नहीं होगा, पर इसलिए अंदर अंदर का चार्ज। और कितनी लेंथ मानना आपने? एल। और कितना ये माने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो आप यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल लेंथ माननी है, तो यहाँ से सीधा क्यू आ जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, हम रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर हम छोटा एरिया मान लेते हैं। ऐसे स्फीयर होगा तो स्फीयर के परपेंडिकुलर आउट और बाहर की तरफ डायरेक्शन किसकी होगी? इस ds की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बाहर जा रहा है इस तरीके से, और स्फीयर के वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ई की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही हो जाएगा। मतलब ई और ds कराउंड के लिए क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में। और ये जो एंड आ गया, इस एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर यहाँ एरिया लेंगे तो इस एरिया का जो वेक्टर पर डायरेक्शन होगी वो होगी इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी ये ds हो गया। ऐसे इस कराउंड इसके ये हमारा ये पार्ट रह गया एंड एरिया, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई की डायरेक्शन, क्योंकि तो इधर जाएगी। और जो एंड होगा, एंड का जो एरिया की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ होगी, एस की या ds की डायरेक्शन।
ठीक है, समझाने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करना है। ये ले लिया भाई हमने, मान लो, अभी समझना, ठीक है, समझना ज़रूरी है बेटा, और क्लास में यही फ़ायदा होता है, हम क्लास में समझाने के ही महारथी हैं, तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया समझाया जाता है आपको। ये सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर एक्सिस के साथ साथ हमने चार्ज को रखा हुआ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा ऊपर हर डायरेक्शन में। इस कर्व्ड एरिया के लिए ई और डी एस के बीच में एंगल हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ एरिया मानेंगे तो भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे बेटा, ठीक है। इनके लिए एंगल 0 हो जाए ई डी एस में, और इस एंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा बाहर की तरफ ऐसे ये, लेकिन इसका क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर बाहर आएगा, तो इस एंड के लिए जो एरिया होगा वो तो होगा हमारा ऐसे, ये वाला, समझ गए या नहीं। इसको हम कह सकते हैं ये ऐसे मान लो बेटा। इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर की तरफ, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ऊपर परपेंडिकुलर, और इस एरिया की डायरेक्शन होगी ये, कितना एंगल होगा 90 डिग्री। इस केस में ये ऐसे हो जाएगा, तो एंड्स के लिए ई और डी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री, और कर्व्ड एरिया के लिए 0 होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझना इस चीज़ को अच्छे से भाई। अब सुनो, मैंने बताया था कैसे एप्लीकेबल करना, बाकी चीज़ें मैंने सारी लिख दी हैं, अब अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम को 2 तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले तो इस फाई को हम गॉसियन सरफेस को क्लोज्ड के लिए करेंगे ई डॉट डी एस, बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे इसको। इस गॉसियन सरफेस को मैं 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, एंड 1 ई डॉट डी एस, एंड 2 ई डॉट डी एस, और एंड 3 कर्व्ड। क्लोज ना लिखने के साथ साथ मैंने कर्व्ड लिख दिया। इसमें पूरा था, दोनों सिरे ले लिए और कर्व्ड ले लिया, तीनों का मिलके यही हो जाएगा। इसमें एंगल 90 हो गया तो कोस 90 0 हो जाएगा, इसमें भी एंगल 90 हो गया ई डी एस के बीच में तो 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गए बिकॉज एंगल इज 90, इस केस में भी 90, इस केस में भी 90, ये दिखा रखा है यहाँ मैंने आपको। और इस केस में जो है कर्व्ड में 0 नहीं होता, ई डी एस कोस 0 रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन में है। और ई सब पॉइंट पे आर एक्सिस पे सब जो कर्व्ड होगी सारी आर डिस्टेंस पे होगी, तो ई क्या रहेगा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये क्यों 0 हुआ समझ में आया बेटा, बिकॉज ई डी एस एंगल इज 90, कोस 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई कॉमन आ गया, ई कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से ये डी एस, क्लोज नहीं लिखना बेटा, कर्व्ड लिखना है, मैंने गलती से लिख दिया था। सिर्फ कर्व्ड का एरिया चाहिए हमें, जिसकी रेडियस आर हो और लेंथ है। सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना होता है, पाई आर एल, 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। इसको ऐसे कट कर देना लंबाई, आपको कर्व्ड एरिया ऑफ ए सिलेंडर पता होता है, तो ये फाई ई आ गया भाई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है। आल्सो यूजिंग गॉस थ्योरम, आल्सो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को अप्लाई करो, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो फाई ई किसके बराबर होता है, 1/ε0 घेरा गया चार्ज क्यू ले लिया। क्यू कितना इस चीज के अंदर है, कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ, लैम्डा एल है, लेंथ ये है, तो लेंथ लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्यू जो होगा लैम्डा एल, यहां से निकाल सकते हो, जितनी लेंथ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करो भाई, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को बराबर रखेंगे, तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, L से L कैंसिल, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ से 2 पाई आर आ गया और एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आगे लिख दिया और R पीछे कर दिया, ये आ गया भाई।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इससे मल्टीप्लाई करो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। के लिख सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, ये आ गया। लैम्डा कांस्टेंट होती है, दी होती है, कांस्टेंट होगी, 2 पाई एप्सिलॉन सब कांस्टेंट होंगी, तो हम से यहाँ से कह सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बस अकेले चार्ज में 1/r स्क्वायर होती थी, लीनियर चार्ज इनफाइनाइट होगा तो उसमें ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगी, या ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी। ठीक है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ग्राफ लेंगे तो हमारा इसमें ग्राफ ऐसे आएगा भाई, कोई आपसे पूछ ले, इधर r ले लिया, इधर हमने e ले लिया, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे e घटेगा इनवर्सली। तो थोड़ा इस तरीके से जाना, आप ज़्यादा डिप नहीं करना, थोड़ा डिप करना सिंगल पावर के हिसाब से बस। और यहाँ लिखते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। प्लीज़ बेटा ये चीज़ आपने ग्राफ में ध्यान रखनी। सारा पार्ट मैंने आराम आराम से आपको कराया है। एप्लीकेशन थी ये गॉस थ्योरम की, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, चार्ज, सिलेंडर, कंडक्टर, जो भी कर रखा लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबा होगा तो थिन ही हो जाएगा वो, ये दे रखा है इसलिए थिन, इनफाइनाइट के लिए थिन चीज़ हो जाती है। ओके बेटा, समझ में आया कैसे करना है? प्लीज़ बेटा सिर्फ 2 ही आर्टिकल आज करने हैं आपको। ठीक है, ये आप करना, समझ में आएंगे। 2 बार देख लेना, पक्का निश्चित तौर से समझ में आएगा। और साथ साथ इनके न्यूमेरिकल भी करके देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लासरूम वाली टीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ देखना ज़रूर वीडियो को, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। आप देख भी रहे होगे कि पंखा बिल्कुल धीरे चला रखा, पसीने आए हुए हैं, सिर्फ आप बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि आवाज़ में कोई दिक्कत ना आए। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।